नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो को चैप्टर नंबर 23, ठीक है। तो चलिए, पुष्पभूति वंश का वर्धन वंश, ठीक है। इससे पहले हम लोग 22 चैप्टर देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्ता और गैर प्रमुख इन राजवंशों ने पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराज धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरिया राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। वर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शंशक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। नोट: शशांक सौ धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष के शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन II के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। नोट देखते हैं। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। आगे देख। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत सेना भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वां वर्ष समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट वह हर्ष के दरबार कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादंबरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी।
कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुस्तक पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्ष को जो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महा समानांतर कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव एवं अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्त का शासक जो राजस्थानीय, उपारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भक्ति का विभाजन जिलों में हुआ तथा जिसे ही संज्ञा थी। विषय जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासक की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासक का प्रधान ग्राम छपटलिक कहा जाता था। हर्षचरित के अनुसार हर्ष के मंत्रिपरिषद आपको आ जाएगा भंडित जो प्रधान सचिव, सी नाद हो जाएंगे प्रधान सेनापति और कुलंतल हो जाएंगे अश्व सेना का प्रधान हो जाएगा। स्कंदगुप्त हो जाएगा गज सेना का प्रमुख। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंड पाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूरी वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो 24 नंबर चैप्टर है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।